कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिर्फ यूज जो है चार्ज स्टोर करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट तक के इसका प्रिंसिपल लिमिटेड नहीं है। इसका प्रिंसिपल को हम यूज करके एक स्पेशल टाइप ऑफ हीटिंग प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम जो इंसुलेटर रहता है उसे इजीली हम हीट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटिव जो प्रिंसिपल है उसको यूज करके हम हीट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन में। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। जो कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और इसके बीच में होता है इंसुलेटर, ठीक है, जिसे कि हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अब जब यहाँ से जब ये कैपेसिटर अपना वर्क करता है तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होता है, और साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होता है। इस हीट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो बेसिकली डिपेंड करता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस पे। अब ये डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है इसे हम देखेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू डाइलेक्ट्रिक लॉस का देखो तो ये है, चलिए हम आगे के नेक्स्ट 2-3 मिनट में देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस का कैलकुलेशन से किस तरीके से हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस निकलता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ अगर हम चीज कर ले इसके बारे में, ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंसुलेटर को भी हीट कर देता है, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल जिसको कि इजीली हम हीट नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो वो जल जाता है, पेपर को हीट करेंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है, एक लिमिट के बाद। ये उससे यूनिफॉर्मली हीट कर सकता है, जो कन्वेंशनल मेथड कोल गैस से नहीं हो सकता हीट, वो ये जो है उसको भी हीट कर देता है। इसमें अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 10 to 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है, 20 किलो वोल्ट तक का हम वोल्टेज यूज करते हैं, और एफिशिएंसी इसकी अराउंड 50% रहती है। क्यों हम सप्लाई वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी इस रेंज में यूज करते हैं, इसे हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस का बेसिक सा कैलकुलेशन, ठीक है। जो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में हमारा कैपेसिटेंस बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है, प्लेट है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो जो ओवरऑल हमारा सर्किट बनता है, एक रेजिस्टेंस पैरेलल विद कैपेसिटेंस, इस तरीके से हमारा एक सर्किट बनता है, जो कि हमने यहाँ पे दिया है। अब मैं इस कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज V दे देता हूँ। इसे जब मैंने सप्लाई वोल्टेज V दिया तो करंट दो डायरेक्शन में जाएगा, एक कैपेसिटर से करंट जाएगा प्योर IC, और एक रजिस्टर से करंट जाएगा IR। अब मैं इसका फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। फेजर डायग्राम में मैं अगर इसे V करता हूँ कंसीडर, तो जो करंट थ्रू रेजिस्टेंस रहेगा वो फेज में रहेगा, और कैपेसिटेंस क्या करेगा, वो 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। और जो ओवरऑल रिजल्टेंट करंट रहेगा वो ये रहेगा, और यहाँ पे जो ये जो फाई रहेगा या थीटा रहेगा, ये हमारा होगा पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। तो हमें पता है जो पावर होता है, पावर क्या होता है, VI cos फाई। यहाँ पे अगर मैं I निकालूं तो I के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक हो रहा है IC इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन इसका क्या इंपेडेंस है, इसका इंपेडेंस को हम XC कहते हैं, तो V अपॉन XC, ठीक है। जो हमारा IC होगा वो क्या हो जाएगा, V अपॉन IC, और ये XC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई FCV, 1 अपॉन XC इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC हो जाता। इसे जब मैं पुट करता हूँ तो IC इक्वल टू 2 पाई FCV हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है पावर इक्वल टू VI cos फाई, तो V को मैं एज इट इज अगर मैं रखूं, V को V रखूं, I की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 पाई FC इंटू V स्क्वायर cos फाई, ठीक है। अब देखिए ये जो cos फाई है, फाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहां से यहां तक 90 डिग्री है, ये डेल है, तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डेल, तो cos 90 डिग्री माइनस डेल मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। और ये डेल की जो एंगल रहती है अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री रहती है, क्योंकि जो लीड डेल क्या है, करंट, ये जो लीड एंगल है कैपेसिटिव करंट का वो वोल्टेज के साथ, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री की अप्रोक्सीमेट रहेगी। अगर वो प्योर आइडियल कैपेसिटर है तो 90 डिग्री, प्रैक्टिकल होगी तो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो जो ये हमारा cos फाई है, cos फाई को प्रॉपरली मैं सिर्फ 1 लिख दूँ तो चलेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू 2 पाई FCV स्क्वायर डेल इंटू डेल, ये जो है हमारा वैट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट्रिक लॉस को करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होगा ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जितना ज़्यादा हमारा वोल्टेज रहेगा, हमारा डायरेक्ट्रिक लॉस उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्ट्रिक लॉस जिसे हमने P से डिनोट किया है। यही रीज़न है कि इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज रहती है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है हम इस रेंज में यूज करते हैं। आई होप आपको ये डायरेक्ट्रिक लॉस इजीली क्लियर हो गया होगा, जिसके बारे में हमने यहाँ पे भी रखा था। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी तो हमारा जो डायरेक्ट्रिक लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि C की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफैरेड रहती है। तो इसलिए जो है ये दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 0.2 वैट होगी, हीट ही नहीं होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को मेगा हर्ट्ज में कर लेंगे तो हमारी जो इजीली जो है कैपेसिटर को ये नलिफाई कर देगा और हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक लॉस जो है, डायलेक्ट्रिक लॉस का यूज करके जो हम डायलेक्ट्रिक हीटिंग किया है, इसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं। ये क्या करेगा,
विद इन अ डाइलेक्ट्रिक को ही हिट करेगा। ये जो हमारा कैपेसिटर है बीच में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक लगाया है, ये सिर्फ इसे हीट करेगा और इसके अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक के चलते पोलराइजेशन होगा, जो भी यहाँ पे फेनोमिना होगा, इसके चलते यूनिफॉर्म हमें हीटिंग मिलेगी और फास्टर भी रहेगी इसकी हीटिंग। ठीक है, ये एक अभी तक के हमने रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ा, आर्क हीटिंग पढ़ा, इंडक्शन हीटिंग पढ़ा, कहीं पे भी इंसुलेटर को हम हीट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। यही एक इलेक्ट्रिक हीटिंग है जहाँ पे कि पुअर हीट कंडक्टर को भी हम इजीली हीट कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वुड वगैरह है, और बिना कोई फ्लेम के। अगर हम कोल से या फिर गैस से हीट करते हैं या फिर ऑयल से हीट करते हैं तो वहाँ पे फ्लेम निकलता है, यहाँ पे कोई भी फ्लेम नहीं निकलता है और ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, और इसको हम इजीली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं सप्लाई को दे करके, और हीट को भी रेगुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करके। ठीक है, अब इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन अगर आप देखो तो ये मल्टी लेयर जो प्लाईवुड रहता है, दो प्लाईवुड को आपस में अगर हमें कनेक्ट करना होता है तो ग्लू बीच में लगाते हैं, तो ये ग्लूइंग को इजीली ड्राई कर देता है। ग्लूइंग, ये पूरा कंपोनेंट को हम एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करके डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट को कर सकते हैं बिना उस, अगर कोई भी चीज़ को मोल्ड कर रहे हैं, मोल्ड मतलब चेयर के शेप में हम कर रहे हैं प्लास्टिक को, तो इसको प्री हीटिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, टोबैको के ड्राइंग में ये यूज़ होता है। ठीक है, बिस्किट केक वगैरह जो होता है, जो भी बेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे हम इसे यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग जो होती है, प्लास्टिक गारमेंट जैसे रेनकोट है, रेनकोट के ऊपर जो है अगर हमें रेनकोट के दो लेयर को आपस में चिपकाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोल्ड प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वो इतना हीट करेगा कि ये दोनों को आपस में ये चिपका देगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विंग में यूज़ होगा। फूड को हम इजीली डिहाइड्रेट कर सकते हैं, मॉइस्चर को हम हटा सकते हैं ऑयल से। ठीक है, डायथर्मी जो होता है, जो पेन रिलीफ के लिए यूज होता है ह्यूमन बॉडी में, वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के प्रिंसिपल पे यूज होता है, और ग्लू को ये ड्राई कर देगा। तो ये था ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। हमने जो है अपने पूरे चैनल पे रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन क्या है, क्या प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक हीटिंग काम करता है, पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने लेक्चर लिया है। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।